हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 6 की, उसका हम आज अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 में है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर इसमें देखेंगे पुराने भवन का संरक्षण। एक बात कही गई है, पुराने भवन का संरक्षण, जैसे जो खंडहर मोन्यूमेंट पुराने बिल्डिंग होती है उनका संरक्षण। ठीक है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के ये दो दोस्त थे और गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये दोनों दोस्त गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक जगह पर खड़े होकर किसी खंडहर की तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब किसी टूटे फूटे घर की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, मतलब जो लोग तारीफ़ कर रहे थे उसमें से एक कह रहा है, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला कहती है हाँ। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इसकी मरम्मत करवाएं। यहाँ पे ऐसे कहानी थी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते चलेंगे, एनसीईआरटी में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये ना आपको रहेगा कि एनसीईआरटी से कुछ आपका छूट गया। हड़प्पा की कहानी देखेंगे। गाइस, पता है हड़प्पा जो है की कहानी आपको अगर हम बता देंगे तो अभी नहीं समझ में आएगा। आप अपने से इसमें भूमिका बनाते चलिए, ज़्यादा सही है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग 150 साल पहले। कब की बात हो रही है? 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। 150 साल पहले, कब? 150 साल पहले। कब की बात है? 150 साल पहले। 150 साल पहले जब पंजाब में, कहाँ पे खुदाई हो रही थी, नोट करते चली गए पॉइंट। 150 साल पहले पंजाब में जब खुदाई हो रही थी तो उनको क्या मिला? रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल एक शहर का नाम था जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो याद रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको जो फैक्ट निकलते चलेगा इसमें हम बताते चलेंगे। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। ऊपर ऊपर का उखाड़ ले गए, जो नीचे मकान थे वो सब टूट गए हड़प्पा के। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद का काम ही होता है कि ढूंढते रहते हैं, पुरानी चीज़ें खोज करते रहते हैं। तो लगभग 80 साल पहले ये जो खंडहर, ये लोग नहीं जान पाए। पंजाब में खुदाई के समय ईंट तो मिल गई इनको, लेकिन ये सही में जान नहीं पाए हड़प्पा की सच्चाई। ठीक है। लेकिन 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले जो है, जब देखा गया तो पता चला कि यार ये तो हड़प्पा जैसी जगह है। और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप कौन सा गाइज? हमारे भारत की बात की जा रही है। यानी हमारे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा। ये एग्जाम में भी आता है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना पूरा स्थल शहर कौन सा है? तो पुरातन शहर कौन है? तो हड़प्पा। याद रहे, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो ये शहर मिला है हमको 80 साल पहले, वो शहर उनको देखने से लगता है कि ये 4700 साल पहले बनाए गए हैं। कब बनाए थे? 4700 साल पहले। देखिए, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो नगर मिले थे खुदाई में, उन नगरों की विशेषता। इन नगरों में कई को तो कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग
छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसको नोट रखना। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले, यानी याद रहे ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछ लेता है, तो याद रहे पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, और पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। कहाँ था? निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचे स्थान थे उसको क्या कहलाया? नगर दुर्ग कहलाया। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाने लगा। निचले हिस्से को निचला नगर। इम्पोर्टेंट जो भी हैं हम नोट कराते चलते हैं आपको। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियाँ पक्की ईंटों की थी। याद रहे हड़प्पा सभ्यता की ये एक बहुत विशेषता है कि पक्की ईंटों से बने मकान हुआ करते थे। किससे? ईंटों से बने मकान, मट्टी उट्टी से नहीं, ईंटों से। ठीक है, पक्की ईंटों से। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, मतलब खूब भरते थे उसमें मसाला वगैरह। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में ये पूछा जाता है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से, तालाब वहीं से मिला नहाने के लिए। ठीक है, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा। याद रहे महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा में ही एक शहर था मोहनजोदड़ो। कौन था? हड़प्पा सभ्यता में ही तो मोहनजोदड़ो से मिला महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। किसकी परत? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर मतलब तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी थी। सीढ़ी दो तरफ से थी, याद रहे। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करने आया करते थे। अब देखिए कालीबंगा और लोथल, ये भी कालीबंगा और लोथल ये क्या है, इसके बारे में भी ज़रा जानेंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं, जिससे पता चलता था कि अग्नि की पूजा करते थे ये लोग। क्या करते थे? अग्नि की पूजा, जहाँ संभवतः यज्ञ के लिए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, गोदाम जिसको कह सकते हैं। ये महान स्नानागार की तस्वीर देखिए, ये राजा रानी के लिए नहाने के लिए हुआ करता होगा। ठीक है, ये कहाँ पे मिला? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। याद रहे 1 या 2 मंजिला होते थे, इससे ज़्यादा नहीं। 1 या 2 मंजिला होते थे। कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ज़्यादातर घरों में अलग अलग स्नानागार, जैसे आज अपने यहाँ बाथरूम है, और कुछ, लेकिन बाथरूम तो बहुत छोटा, स्नानागार तो बहुत बड़ा है। और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं। आज भी देखेंगे कई घरों के अंदर कुआं होगा। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हीं सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे पानी रुके ना। ठीक है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। जैसे ये तो आज भी होता है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए, जैसे सीवर बनाते हैं, इनकी देखभाल हो और चैम्बर जिसको कहते हैं, और सफाई की जा सके।
घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया। ठीक है, देखिए नगरीय जीवन कैसा था इनका। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में सबसे, याद रहे ये भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी कि ग्रामीण थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ये लोग शहर में रहते थे। ठीक है, नगरीय सभ्यता में आती है। ठीक है, नगरीय सभ्यता, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, मतलब या तो राजा लोग यहीं से बनवाते थे या दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, याद रहे लिपिक का पद इसमें हुआ करता था। कौन? लिपिक। पूछेगा लिपिक कौन से पद इसमें होते थे, तो लिपिक। ठीक है, जो लिपिक करते क्या थे, याद रहे, ये पूछ सकता है एग्जाम में इम्पोर्टेंट। जो क्या करते थे, मुहरों पर तो लिखते ही थे, मुहरों पर तो लिखते ही थे, साथ ही साथ लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। याद रहे लिपिक क्या करते थे, मुहरों पे लिखते थे और अन्य चीज़ों पर। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार मतलब जानते हैं, कला बनाने, मतलब जो छीने हथौड़ी से मार मार के, चोट मार मार के सल्क निकाले जाते हैं, कला डिजाइन बनाई जाती है पत्थरों में ना। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाने होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी जिनसे बच्चे खेलते थे। ये देखें, अब देखेंगे नगर और नए शिल्प। नगर और, अगला टॉपिक है इसी में, नगर और नए शिल्प क्या है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर हैं। क्या मिली है? पत्थर ज़्यादातर मिले हैं। और क्या मिले हैं? शंख मिले हैं। हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिले हैं, याद रहे, तांबा मिला है, कांसा मिला है, तांबा मिला है, कांसा मिला है, सोने और चांदी जैसी धातुएं, ये सब धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, याद रहे औजार किससे बनाए जाते थे? तांबे और कांसे से। क्या बनाए जाते थे? औजार। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने व बर्तन दोनों ये सब बनाए जाते थे। याद रहे तांबा और कांसा से। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं। सबसे खूबसूरत क्या लगता था? मनके गले वगैरह में पहनते थे लोग। बाट, क्या क्या आकर्षक थी? मनके, बाट और फलक। ठीक है, ये देखिए मनके हैं, ये रेड कलर वाला आपका मन का दिख रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाने थे। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि किस तरह से डिजाइन बर्तन थे, तो काले कलर के थे। कैसे थे? काले कलर के थे। ठीक है, अब देखो अध्याय 3 में
तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। याद रहे, कपास की खेती कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से। इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, 7,000 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है ये बताया जा रहा है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला आपको देखना है। क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? कपड़े के टुकड़े के अवशेष, यानी टूटे फटे चिटे कपड़े मिले हैं, और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती थी। ठीक है, पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ। फेयंस क्या है बताते हैं आप। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, दर्शाई गई है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद महिलाएं और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं। फेयंस क्या है देख लो। फेयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसको बनाया जाता है। बालू या फ्रेम को कैसे बनाया जाता है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री कलर के होते हैं। नीले या हल्के समुद्री कलर के होते हैं। ठीक है, तो याद रहे फेयंस के बारे में आप लोग जान गए। एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या प्लास्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो फेयंस से मनके। फेयंस से क्या क्या बनते हैं देखो। मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे, कान में जो बाले पहन जाते हैं, और छोटे बर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयंस से क्या क्या बनते हैं याद रहे। कच्चे माल की खोज। अब हम लोग क्या देखेंगे? कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में देखें, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चे माल की परिभाषा आप लोग जान लीजिए। या तो उगाए जाते हैं या पशुपालकों द्वारा। ठीक है, जैसे लकड़ी या धातुओं के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। याद रहे, तो ये पत्थर, सोना, चांदी, ये सब दूर दूर से मंगाने पड़ते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रहे, तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आयात राजस्थान से। और राजस्थान में एक खेतड़ी है। खेतड़ी पूछा जाता है। खेतड़ी परियोजना राजस्थान में किससे संबंधित है? तांबे की। तांबा खूब उत्पादन होता है ना वहाँ। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। याद रहे, और किस देश से? पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी
तांबे का आयात किया जाता। कांसा बनाने के लिए, कांसा कैसे बनता है? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता है। याद रहे, कांसे के साथ क्या मिलाया जाता है? कांसे के साथ आप क्या मिलाओगे? तो कांसा बनाने के लिए, कांसे के साथ नहीं, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, यानी तांबा और टिन मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। ठीक है। और टिन कहाँ से मंगाया जाता है? तो ईरान और अफ़गानिस्तान से। आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, पॉइंट याद रखना। आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से हुआ। नगरों, ये देखिए मुहर है, ये जो पढ़ी है ये मुहर है। मुहर मतलब जैसे अभी हम लोग पैसा होता है ना, वैसे मुहर, सिक्के वैसे। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। अब देखेंगे जो नगर में लोग रहते थे वो क्या खाते थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तवारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों ये सब उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई होती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे, ये भी याद रहे। हड़प्पा के लोग क्या पालते थे? गाय, भैंस, बकरियां ये सब पालते थे। सूखे में, लेकिन बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी होते थे। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात से देखेंगे क्या मिला? कच्छ के इलाके, कच्छ का इलाका कहाँ है? गुजरात में। याद रहे, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। गुजरात में कौन सा नगर था? धौलावीरा। कौन सा शहर गुजरात में? धौलावीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हो गए थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके, याद रहे, धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचाई दीवारों पर बनाई गई थी। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी वस्तुओं पर पाए जाते थे। मुहर में अपना चित्र वगैरह बना देते थे राजा वगैरह। ठीक है। ये देखिए लोथल। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था। क्या है? बंदरगाह था। पूछता है लोथल बंदरगाह कहाँ था? तो अभी आप पढ़े हैं, ये कहाँ था? गुजरात में। ठीक है।
बंदरगाह क्या होते हैं? जैसे प्लेन जहाँ खड़ी होती है उसको एयरपोर्ट कहते हैं, जहाँ ये खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। अनोखा अवशेष है, ठीक। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार भी है। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी आ जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक इमारती मिले हैं जहाँ संभवतः उनके बनाने का काम होता है था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार करके भी यहाँ मिलते। अब देखे हैं मुद्रा। मुद्रा मतलब मुहर। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे भेजा जाता था, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाना पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप का मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कहाँ होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900, मतलब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इतनी अच्छी सभ्यता कैसे एकाएक ख़त्म हो गई? ठीक है, तो लगभग 3900 यानी 4000 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आना भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुनझुन घर बह जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि पानी की कमी की वजह से मर गए वो लोग। हड़प्पावासी पानी की कमी से, बिना पानी नहीं पाए तो मर गए। कुछ लोग कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया था। ठीक है, जंगल बर्बाद हो गए थे इसलिए मर गए। कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाला मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग, याद रहे, सिंध और पंजाब ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल पहले बाद नए नगरों का विकास हुआ। उनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। ये देखो, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। ये मिस्र है। मिस्र का ये पिरामिड जो ये ढेर लगा है मिट्टी का, ट्रायंगल के मॉडल, त्रिभुज के मॉडल, उसी को हम कहेंगे पिरामिड है। क्या है? नील नदी के आसपास, याद रहे। तो नील नदी पूछा जाता है कहाँ पे है? तो मिस्र में है। कहाँ पे है? मिस्र में है। और मिस्र किस देश में है? ये नदी किस देश में है? तो मिस्र देश में। किस देश में? मिस्र देश में। और ये मिस्र देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। याद रहे, अफ्रीका महाद्वीप पे है ये आपका। और
लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता था। याद रहे, मकबरों को पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को, मतलब उनकी लाशों को इन्हीं पिरामिड में दफना दिया जाता था। अरे बाप रे, इस पिरामिड में। इन शवों को ममी कहा जाता था। ममी, जैसे आपकी बॉडी हो जाए ख़त्म, हड्डी हड्डी रहे तो उसमें एक कपड़ा लपेट कर रख दीजिए तो ममी कहलाएगी। उनके शवों, लाशों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़, कुछ पेय, पीने वाला कुछ चीज़, वस्त्र, कपड़ा, गहना, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर सब शामिल हैं। कभी कभी लाश के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया था। ठीक है। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। ठीक है। अभी ख़त्म हो गया चैप्टर आपका गाइस। चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो इस सेशन हमारा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे कुछ लोग और देख लें। ये अध्याय हमारा ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर कह लीजिए, चाहे नया अध्याय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अध्याय 4 हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अब देखेंगे अध्याय 5 अगले वीडियो में।